हेलो एवरीवन, माय नेम इज दर्शन गिनी। दिस इज माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था प्रैक्टिस सेट 6.1। ओके, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मेरे सारे वीडियोस की लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी अवेलेबल है। ओके बच्चों, और मेरे पिछले वीडियो की लिंक यहाँ पे आपको ऊपर दिख रही होगी। ओके, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हो। ओके, और जो पिछले दो वीडियोस है वो भी आपको एंड स्क्रीन में दिख जाएंगे। ओके, तो जैसे ही लेक्चर खत्म होगा तो वहां से भी आप लिंक्स ओपन कर सकते हो। ओके बच्चों, तो आज जो मैं टॉपिक सिखाने वाला हूँ वो है प्रैक्टिस सेट 6.1 6.2। ओके, लेकिन ये स्टार्ट करने से पहले हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे। ओके बच्चों, तो अभी हम लोग एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री देखते हैं। ओके, तो बच्चों यहाँ पे हम लोग अभी एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री देखेंगे। बच्चों, तो ट्रिगोनोमेट्री का यूज कहाँ पे होता है? टू एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन साइड एंगल्स एंड हाइट्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, तो मतलब अगर हमारे पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें जो भी साइड्स है, एंगल्स है, हाइट्स है, उसमें रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए, मतलब रिलेशन एस्टेब्लिश करने के लिए हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का यूज करते हैं। ओके बच्चों, और अगर हमें कोई डिस्टेंस फाइंड करना है, दो पॉइंट्स में डिस्टेंस फाइंड करना है जो कि इनएक्सेसिबल है, जिसका हम लोग डायरेक्ट मेजरमेंट नहीं कर सकते, वहां पे भी ट्रिगोनोमेट्री का यूज किया जाता है। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन है। दूसरा जो एप्लीकेशन है वो एस्ट्रोनॉमी। पुराने जमाने में हम लोग क्या करते थे, अगर कोई सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है जैसे कि स्टार प्लैनेट, तो उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो फाइंड करने के लिए जो साइंटिस्ट लोग थे या हिस्टोरियंस थे, वो लोग ट्रिगोनोमेट्री का यूज करते थे। ओके, फिर बाद में अगर कोई सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट का हाइट फाइंड करना है, जैसे कि प्लैनेट का हाइट फाइंड करना है या साइज फाइंड करना है, तो वो टाइम पे भी वो लोग ट्रिगोनोमेट्री का यूज करते थे। ओके बच्चों, फिर बाद में थर्ड है मोशंस। तो अभी भी जैसे कि स्पेस मिशन वगैरह होता है, तो उसमें भी जो सैटेलाइट्स वगैरह ऊपर जाती है, स्काई में जाती है, स्पेस में जाती है, उनका मोशन ये कभी स्ट्रेट मोशन नहीं रहता है। तो ऐसे टाइम पे भी कोई अगर सर्कुलर मोशन है या प्रोजेक्टाइल मोशन है या कोई हार्मोनिक मोशन है जैसे कि पेंडुलम, तो उनको डिराइव करने के लिए, उनके एक्सप्रेशन डिराइव करने के लिए भी ट्रिगोनोमेट्री का यूज किया जाता है। ओके, फिर बाद में इंजीनियरिंग फील्ड, मैकेनिकल फील्ड, एरोस्पेस फील्ड, इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड, तो इन सभी फील्ड में भी ट्रिगोनोमेट्री का यूज होता है। ओके, फिर बाद में जैसे कि अगर हमें स्लोप दिया है, तो स्लोप में जब कोई एंगल दिया हुआ है और कोई डिस्टेंसेस फाइंड करना है, तो ऐसे टाइम पे भी ट्रिगोनोमेट्री का यूज होता है। ओके, इन सभी फील्ड्स में। ओके, फिर बाद में क्राइम सेंस में भी यूज होता है। क्राइम इन्वेस्टिगेशन में भी ट्रिगोनोमेट्री का यूज होता है बच्चों। ओके, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, लेकिन क्राइम इन्वेस्टिगेशन में भी ट्रिगोनोमेट्री का यूज होता है। फिर बाद में हम लोग देखेंगे हिस्ट्री। अभी सोलर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स, ये सब होते हैं, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ये हमें कैसे मालूम पड़ा? ट्रिगोनोमेट्री की वजह से। ओके, फिर बाद में प्लैनेट्स जो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, उनका रिवोल्यूशन कैसे होता है, उनका पोजीशन क्या है, प्लैनेट्स और स्टार्स वगैरह जो है उनका पोजीशन क्या है, ये सब हमें ट्रिगोनोमेट्री की वजह से ही मालूम पड़ा। तो जो साइंटिस्ट थे या हिस्टोरियंस थे, उन्होंने इन सभी का इन्वेंशन किया था। हमारे जो इंडियन साइंटिस्ट है जैसे कि आर्यभट्ट, उन्होंने रिवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन ये होता है, ये सब चीजें हमें बताई थी कि सभी प्लैनेट्स सन के अराउंड घूमते हैं। ओके, और उनके पोजीशंस के बारे में भी उन्होंने ही बताया। साइन और कॉस का जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, साइन और कॉस, इनका भी इन्वेंशन आर्यभट्ट साइंटिस्ट थे, हमारे इंडियन साइंटिस्ट, उन्होंने ही किया था। ओके, जिन्होंने जीरो का इन्वेंशन भी किया था। ओके, तो ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट थे, ग्रीक थे, फिर ईरानियन साइंटिस्ट थे, इन सभी ने ट्रिगोनोमेट्री में कुछ ना कुछ खुद का योगदान दिया है और बहुत सारे चीजों का इन्वेंशन हुआ है। ओके बच्चों, तो ये सभी है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस है, मैंने जो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस है वो आपको बताई। ओके बच्चों, तो बच्चों प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक सीख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे बच्चों इस इमेज में मैं ग्राउंड सरफेस पे खड़ा हूँ, तो या इस केस में मैं ऑब्जर्वर रहूँगा और स्काई में हेलीकॉप्टर फ्लाई हो रहा है, तो हेलीकॉप्टर जो रहेगा वो ऑब्जेक्ट रहेगा। मैं नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा हूँ, हेलीकॉप्टर की तरफ देख रहा हूँ, तो मेरे
और हेलीकॉप्टर के बीच में जो लाइन रहेगा उसे हम लोग लाइन ऑफ विजन बुलाएंगे। मैंने वहाँ पे लाइन ऑफ विजन मेंशन किया है। ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच में, मेरे और हेलीकॉप्टर के बीच में मैंने लाइन ऑफ विजन मेंशन किया है। ओके बच्चों, फिर बाद में मैंने वहाँ पे आई की तरफ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन निकाली है। यहाँ पे बच्चों आपको एक ध्यान देना है कि जो हम लोग, हमारी जो हाइट है, ऑब्जर्वर की जो हाइट है, उसे हमें इग्नोर करना है। हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन जो निकालेंगे वो कहाँ से निकालेंगे? आई की तरफ से निकालेंगे। चाहे वो हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू द ग्राउंड सरफेस हो, फिर भी हमें हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो आई की तरफ से निकालनी है, हाइट को इग्नोर करना है। ओके बच्चों, तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये जो लाइन ऑफ विजन है, उनके बीच में मैंने एक एंगल बनाया है, एंगल ऑफ विजन, एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो हमें कब मिलेगा? जब ऑब्जर्वर नीचे से ऊपर देखेगा, नीचे से ऊपर देखेगा तभी हमें एंगल ऑफ एलिवेशन मिलने वाला है। ओके बच्चों, तो ये जो लाइन ऑफ विजन है और हॉरिजॉन्टल लाइन है, उनके बीच में जो एंगल रहेगा वो रहेगा एंगल ऑफ एलिवेशन। ओके बच्चों, तो इस इमेज से आपको समझ में आया होगा कि लाइन ऑफ विजन क्या होता है, फिर बाद में हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है और एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। ओके बच्चों, तो अभी हम लोग नेक्स्ट इमेज की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो बच्चों इस इमेज में भी आप जैसे देख पा रहे होंगे कि मैं यहाँ पे एक घर के टेरेस पे खड़ा हूँ और नीचे रास्ते पे एक बाइक खड़ी है। तो इस केस में मैं ऑब्जर्वर रहूँगा और वहाँ पे नीचे जो बाइक खड़ी है रास्ते पे, वो हमारे लिए ऑब्जेक्ट रहेंगी। और तो ऑब्जर्वर जो कि मैं हूँ और ऑब्जेक्ट जो कि बाइक है, इन दोनों के बीच में जो लाइन है उसे हम लोग लाइन ऑफ विजन बुलाएंगे। ओके बच्चों, फिर बाद में मैंने मेरे आई की तरफ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है जो कि ग्राउंड को पैरेलल है, लेकिन फिर भी हमें जैसे हम लोग ने पिछले इमेज में देखा था वैसे ही हम लोग को यहाँ पे भी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो आई की तरफ से ड्रॉ करनी पड़ेगी। ओके बच्चों, तो अभी हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ विजन ये दोनों अवेलेबल है, लेकिन इन दोनों के बीच में जो एंगल मैंने मेंशन किया है वो है एंगल ऑफ डिप्रेशन। अभी ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हमें कभी मिलने वाला है? जब हम लोग ऊपर से नीचे देखेंगे। कभी दिखने वाला है? जब हम लोग ऊपर से नीचे देखेंगे, तब हमें लाइन ऑफ विजन और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में जो एंगल मिलेगा वो रहेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ऐसे करके बच्चों ये इमेज में भी आपको लाइन ऑफ विजन, हॉरिजॉन्टल लाइन और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है ये आपको समझ में आया होगा। ओके बच्चों, तो अभी हम लोग प्रैक्टिस सेट 6.2 के प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। ओके, तो बच्चों हमारा जो प्रैक्टिस सेट 6.2 ऑफ ट्रिगोनोमेट्री का जो फर्स्ट प्रॉब्लम है वो है अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर फ्रॉम अ चर्च लुकिंग एट इट्स टॉप। द एंगल ऑफ एलिवेशन is of 45 degree. Okay, so we have to find the height of the church. Okay बच्चों, तो बच्चों यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम है वो मैं पहले आपको एक्सप्लेन करूंगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, जो पर्सन है, एक पर्सन है, वो चर्च से 80 मीटर डिस्टेंस पे खड़ा है। चर्च का जो बिल्डिंग रहेगा उससे 80 मीटर डिस्टेंस पे एक पर्सन खड़ा है। ओके, और वो चर्च के टॉप पे देख रहा है, और वो चर्च के टॉप पे देख रहा है। ओके, और जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, देखो मैंने आपको बेसिक में भी बताया कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, जो लाइन ऑफ विजन और हॉरिजॉन्टल एंगल के बीच में अगर जो एंगल रहेगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन रहेगा, लेकिन कब? जब ऑब्जर्वर ऊपर की तरफ देख रहा है। ओके, व्हेन ऑब्जर्वर इज लुकिंग एट द टॉप, ऊपर की तरफ देख रहा है। ओके बच्चों, तो अभी मैं यहाँ पे उसका डायग्राम निकालूंगा। ओके, तो देखिए बच्चों हमें जो दिया हुआ है, मैं यहाँ पे डायग्राम निकालता हूं। ओके, हमें जो बिल्डिंग दिया हुआ है वो मैं ए बी लेने वाला हूं। कंसिडर दैट ए बी इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ओके, फिर बाद में यहाँ पे जो हमारा पर्सन रहेगा वो रहेगा एट पॉइंट सी। ओके, तो पर्सन से लेके बिल्डिंग तक का जो डिस्टेंस है, पर्सन से लेके बिल्डिंग तक का जो डिस्टेंस है वो रहेगा ए बी, बी सी। ओके, वो रहेगा बी सी। पर्सन से लेके बिल्डिंग तक का जो डिस्टेंस है वो रहेगा बी सी, और ये जो ए बी है वो बी सी को परपेंडिकुलर रहेगा, क्योंकि जो बिल्डिंग की हाइट रहती है
वो हमेशा परपेंडिकुलर रहती, बिल्डिंग कभी टेढ़ा नहीं रहता है, वो हमेशा हाइट जो रहेगी वो परपेंडिकुलर रहेगी। ओके बच्चों, तो ये जो डिस्टेंस है बी से लेके सी तक, बी से लेके सी तक, ये पर्सन का बिल्डिंग से लेके बिल्डिंग तक का डिस्टेंस है। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इस एसी को ज्वाइन करने वाला हूं, क्योंकि ये जो पर्सन है एट पॉइंट सी, सी पोजीशन पे खड़ा है, वो बिल्डिंग के टॉप, चर्च के बिल्डिंग के टॉप पे देख रहा है, मतलब पॉइंट ए की तरफ देख रहा है, मतलब पॉइंट ए की तरफ देख रहा है। ओके बच्चों, तो हमें यहाँ पे जो डिस्टेंस दिया है, एक मिनट, यहाँ पे जो डिस्टेंस दिया है, अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर, तो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस दिया है बी और सी के बीच में, वो रहेगा 80 मीटर्स। ओके, वो रहेगा 80 मीटर्स। ओके बच्चों, और जो एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है, देखो पर्सन सी पे खड़ा है, सी पॉइंट पे खड़ा है, और वो बिल्डिंग ए बी के टॉप पे, मतलब ए पे देख, ए की तरफ देख रहा है, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 45 डिग्री है। तो यहाँ पे मैं मेंशन करूंगा 45 डिग्री, क्योंकि जो हॉरिजॉन्टल लेवल रहेगा बीसी और एसी, एसी क्या है, लाइन ऑफ विजन, और बीसी क्या है, ग्राउंड सरफेस, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो रहेगा 45 डिग्री, बिकॉज बीसी इज व्हाट, हॉरिजॉन्टल लेवल, दैट इज ग्राउंड सरफेस। ओके बच्चों, तो डायग्राम आपको समझ में आया होगा। ओके, तो अभी मैं यहाँ पे लिखता हूं, हमें यहाँ पे सब लिखना पड़ेगा। लेट ए बी रिप्रेजेंट्स द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, लेट ए बी रिप्रेजेंट्स द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, let AB represents the height of the building and height of the church, लिखता हूं मैं, height of the church, and C represents the position of the person. ओके, एंड सी रिप्रेजेंट्स व्हाट, द पोजीशन ऑफ द पर्सन। ओके, और एक चीज यहां पे दी हुई है, जो है लेंथ BC, जो दी हुई है 80 मीटर्स। ओके, और जो एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है राइट एंगल ट्रायंगल में, एंगल ऑफ एलिवेशन वो दिया है 45 डिग्री। ओके बच्चों, तो इतना डेटा हमारे पास अवेलेबल है। ओके, इतना डेटा हमारे पास अवेलेबल है। एंगल ऑफ एलिवेशन है, डिस्टेंस BC, मतलब पर्सन का बिल्डिंग से लेकर तक का डिस्टेंस है 80 मीटर, फिर बाद में AB हाइट ऑफ द चर्च है, फिर बाद में C जो है वो पर्सन का पोजीशन है, क्योंकि पर्सन जो है वो C पॉइंट पे खड़ा है। ओके, और वो A की तरफ, चर्च के टॉप की तरफ देख रहा है। ओके, तो इतना डेटा हमारे पास अवेलेबल है। तो बच्चों हमें अभी फाइंड क्या करना है, हमें हाइट ऑफ द चर्च फाइंड करना है। ओके, फाइंड द हाइट ऑफ द चर्च बोला है, तो हमें फाइंड क्या करना है, लेंथ AB फाइंड करना है। ओके, तो अगर हमें लेंथ AB फाइंड करना है, तो मैं यहां पे लिखूंगा इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC। ओके, मैं यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ, tan यूज कर सकता हूँ, क्योंकि हमारे देखो अगर मैं tan 45 लेता हूँ तो वो अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड रहेगा, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड रहेगा। तो मैं यहाँ पे जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो यूज करूंगा वो रहेगा tan 45। तो tan 45 क्या रहेगा, अपोजिट साइड, दैट इज AB डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड, दैट इज BC। ओके, tan 45 का वैल्यू तो हमें मालूम है 1। ओके, और AB हमें फाइंड करना है, और BC हमें 80 मीटर दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगा, 1 × 80 इज इक्वल टू AB। तो ऐसे करके हमें AB का जो आंसर मिलेगा वो भी रहेगा 80 मीटर्स। ओके, ये आंसर हमें मिल गया। तो यहाँ पे मैं आंसर लिखता हूँ, देयरफॉर द हाइट ऑफ द चर्च इज, देयरफॉर द हाइट ऑफ द church is
80 मीटर। ओके ओके बच्चों, तो ऐसे करके हमारा जो फर्स्ट प्रॉब्लम है 6.2 का वो अभी खत्म होता है। ओके, तो प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। ओके, तो बच्चों यहाँ पे हमारा जो सेकंड प्रॉब्लम है वो है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस एन ऑब्जर्वर लुकिंग एट अ शिप मेक्स एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 60 डिग्री इफ द हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज 90 मीटर देन फाइंड हाउ फार द शिप इज फ्रॉम द लाइट हाउस। तो बच्चों पहले मैं आपको प्रॉब्लम एक्सप्लेन करूंगा। देखो यहाँ पे क्या दिया है, जो लाइट हाउस है, ओके, समुद्र के किनारे पे जो लाइट हाउस है उसके टॉप पे एक ऑब्जर्वर खड़ा है, कोई भी एक पर्सन रह सकता है, उसे हम लोग ऑब्जर्वर बुला सकते हैं। ओके, तो वो जो समुद्र में शिप है, वो जो समुद्र में सी में जो शिप है उसको लाइट हाउस के टॉप से देख रहा है। ओके, तो जब वो लाइट हाउस के टॉप से जब शिप की तरफ देख रहा है तो वो नीचे देख रहा है, मीन्स ऑब्जर्वर इज लुकिंग डाउन। नाउ ऑब्जर्वर इज लुकिंग डाउन एट द शिप। ओके बच्चों, तो अभी इसको समझाने के लिए मैं आपको एक डायग्राम निकाल के देता हूं। ओके, तो देखिए बच्चों, हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे, फ्रॉम द टॉप ऑफ लाइट हाउस। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पहले मैं यहाँ पे लाइट हाउस का डायग्राम निकालूंगा। ओके, लाइट हाउस निकालूंगा। ओके, तो मैं अभी यहाँ पे एंड में लिख लेता हूँ, डायग्राम निकाल लेता हूँ। ओके, तो ये हाइट ऑफ द लाइट हाउस है। ओके, ये ए रहेगा, ये बी रहेगा। अभी जो ऑब्जर्वर है वो कहां पे रहेगा, एट द टॉप ऑफ द लाइट हाउस, मतलब ए की तरफ रहेगा, ए पोजीशन की तरफ। और जो हमारा शिप है वो हम लोग पकड़ के चलते हैं यहाँ पे सी पॉइंट पे। ओके, तो मैं यहाँ से बी से लेके लाइट हाउस के बॉटम से लेके शिप के पोजीशन तक सी तक एक लाइन ज्वाइन कर रहा हूं, वो रहेगा बीसी। ओके, मतलब ये जो बीसी रहेगा वो रहेगा सी लेवल। ओके, वो रहेगा सी लेवल। ओके, फिर बाद में अगर ऑब्जर्वर टॉप से देख रहा है लाइट हाउस के, तो फिर तो क्या रहेगा कि हम लोग क्या करेंगे, इसको पैरेलल, सी लेवल को पैरेलल एक हॉरिजॉन्टल लेवल निकालेंगे। तो अगर टॉप से अगर देख रहा है लाइट हाउस के ऑब्जर्वर, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो रहेगा, यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो रहेगा 60 डिग्री। यहाँ पे जो एंगल रहेगा वो रहेगा 60 डिग्री। यहाँ पे मैं पॉइंट पी मेंशन कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, देखिए अभी लाइन ऑफ विजन क्या रहेगा, एसी रहेगा। एसी को मैं पूरी तरह से ज्वाइन करता हूँ, एसी को मैंने पूरी तरह से ज्वाइन कर दिया। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो लाइन ऑफ विजन है, देखिए ऑब्जर्वर ए पॉइंट पे है और वो शिप एट पोजीशन सी पे, तो वहां पे देख रहा है। तो हमारा जो एंगल ऑफ डिप्रेशन रहेगा वो हॉरिजॉन्टल लेवल और जो लाइन ऑफ विजन मतलब एपी और एसी इसके बीच में रहेगा। हमारा जो एंगल ऑफ डिप्रेशन रहेगा वो रहेगा एपी और एसी के बीच में। ओके, फिर यहाँ पे मैं लाइट हाउस है वो भी एक बिल्डिंग रहेगा, तो यहाँ पे इसलिए एंगल बी को मैं 90 डिग्री मेंशन करता हूँ। और हमें जो हाइट ऑफ द लाइट हाउस दिया है वो 90 मीटर दिया है, तो हमारा जो ए बी रहेगा वो 90 मीटर्स रहेगा। ओके, वो रहेगा 90 मीटर्स। तो बच्चों हमें क्या फाइंड करना है, हाउ फार द शिप इज फ्रॉम लाइट हाउस, हाउ फार द शिप इज एट लोकेशन सी। सो हाउ फार द शिप इज फ्रॉम द लाइट हाउस, बॉटम लाइट हाउस के बॉटम से शिप तक का डिस्टेंस कितना है, मतलब हमें क्या फाइंड करना है, हमें बीसी फाइंड करना है। ओके बच्चों, तो मैं यहाँ पे जितना भी हम लोग ने डायग्राम में रिप्रेजेंट किया है वो मैं यहाँ पे अभी लिखता हूँ। ओके, सो लेट ए बी रिप्रेजेंट्स what, the height of the lighthouse, the height of the lighthouse. Okay, and
C represents the position of the ship and C represents the position of the ship. ओके और हम लोग यहाँ पे लाइट हाउस की हाइट मेंशन करेंगे, वो रहेगी लेंथ ए बी, दैट इज 90 मीटर. ओके और क्या डेटा अवेलेबल है? एंगल ऑफ डिप्रेशन. अभी हमें जो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो यहाँ पे डायग्राम में मिला है वो रहेगा PAC. तो यहाँ पे मेंशन करता हूँ मैं एंगल PAC इज इक्वल टू 60 डिग्री. ओके बच्चों, एंगल PAC इज इक्वल टू 60 डिग्री बिकॉज इट इज द एंगल ऑफ डिप्रेशन. ओके, लेकिन बच्चों यहाँ पे जिसे आप देख रहे हो कि ये मैंने हॉरिजॉन्टल लेवल निकाला है AP, लेकिन ये जो हॉरिजॉन्टल लेवल है वो सी लेवल जो BC है उसको पैरेलल रहेगा. ओके, इसीलिए मैं यहाँ पे मेंशन करता हूं हियर रे AP is parallel to what? Segment BC. AP is what? Horizontal level जो मैंने C लेवल को पैरेलल निकाला है. ओके, अगर ये दोनों पैरेलल है तो हमारा जो एंगल ACB है, एंगल ACB वो किससे अल्टरनेट रहेगा? एंगल PAC से कॉन्ग्रुएंट रहेगा. मतलब ये दोनों एंगल इक्वल रहेंगे. क्यों? कि अगर हम लोग AP और BC को पैरेलल लेते और AC को अगर ट्रांसवर्सल कंसीडर करते तो एंगल PAC और एंगल ACB ये क्या बनेंगे? अल्टरनेट एंगल बनेंगे. ओके, तो यहाँ पे मैं मेंशन करूंगा इज इक्वल टू 60 डिग्री बिकॉज दे आर द अल्टरनेट एंगल्स. क्योंकि PAC हमें अगर 60 डिग्री मिला है तो ACB भी हमें 60 डिग्री मिलेगा. तो ये अभी हमें ये जो एंगल मिला वो अभी 60 डिग्री है, तो मैंने यहाँ पे लिखा ACB इज इक्वल टू 60 डिग्री. अभी हमें फाइंड क्या करना है? BC फाइंड करना है. BC फाइंड करना है. तो हम क्या करेंगे? ये जो ट्राइंगल है वो अभी राइट एंगल ट्राइंगल है. ओके, तो यहाँ पे मैं मेंशन करता हूं इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, उसमें हमें जो एंगल B है वो 90 डिग्री है. ओके, तो अभी हमें क्या फाइंड करना है? BC. तो हम लोग क्या करेंगे? tan 60 लेंगे. हम लोग क्या लेंगे? इसमें tan 60 लेंगे. तो हमारा जो tan 60 आएगा वो रहेगा अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड. अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड. तो यहाँ पे आएगा AB अपॉन BC. tan 60 का वैल्यू है √3. तो यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ √3. AB हमें दिया हुआ है हाइट ऑफ द लाइट हाउस दैट इज 90. और BC हमें फाइंड करना है डिस्टेंस ऑफ द शिप फ्रॉम द लाइट हाउस. ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा? BC को √3 के जगह पे लेके जाऊंगा और जो √3 है उसको BC के जगह पे लेके आऊंगा. फिर बाद में हमें क्या करना है कि ये जो √3 है उसे हमें रैशनलाइज करना है. ओके, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 90 अपॉन √3 इंटू √3 अपॉन √3 और यहाँ पे मैं रीजन लिखूंगा रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर. यहाँ पे मैं रीजन लिखूंगा रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर. ओके, फिर बाद में BC फाइंड करना है. तो मैं अभी यहाँ पे लिखता हूँ BC इज इक्वल टू 90 इंटू √3 आएगा 90 √3 डिवाइडेड बाय √3 इंटू √3 आएगा 3. √3 का स्क्वायर आएगा 3 इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाय 3 आएगा 30 और ये जो √3 बचा है वो यहाँ पे लिखा 30 इंटू √3. तो √3 का वैल्यू हमें दिया हुआ है 1.73. ओके, 1.73 दिया हुआ है. तो 30 इंटू 1.73. तो BC का जो वैल्यू आता है
वो रहता है 51.9 मीटर। अगर आप इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको BC मिलेगा 51.9 मीटर। ओके, तो यही हमें फाइंड करना है। तो आगे हम लोग लिख सकते हैं द डिस्टेंस of the ship, the distance of the ship from the lighthouse is 51.9 मीटर। 51.9 मीटर। ओके, तो यही हमारा फाइनल आंसर रहेगा। ओके बच्चों, तो ऐसे करके हमारा जो सेकेंड प्रॉब्लम है वो भी अभी कंप्लीट होता है। तो बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। ओके, तो बच्चों हमारा जो 6.2 का थर्ड प्रॉब्लम है वो है टू बिल्डिंग्स आर फेसिंग ईच अदर ऑन अ रोड ऑफ विड्थ 12 मीटर। फ्रॉम द टॉप ऑफ फर्स्ट बिल्डिंग विच इज 10 मीटर हाई, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकेंड इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। देन व्हाट इज द हाइट ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग। तो बच्चों पहले मैं यहाँ पे आपको पहले प्रॉब्लम एक्सप्लेन करूंगा बराबर से। ओके, तो यहाँ पे क्या बोला है, टू बिल्डिंग्स आर फेसिंग ईच अदर ऑन अ रोड ऑफ विड्थ 12 मीटर। मतलब क्या है कि दो बिल्डिंग है वो एक दूसरे को फेस कर रहे हैं और उन दोनों बिल्डिंग के बीच में एक रास्ता है। उन दोनों बिल्डिंग के बीच में एक रास्ता है और उसका जो विड्थ है वो क्या है, 12 मीटर है। उसका जो विड्थ है वो क्या है, 12 मीटर है। ओके, तो पहले ये चीज मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ, फिर बाद में आगे का एक्सप्लेन करता हूँ। ओके बच्चों, देखिए बच्चों, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मैं पहले यहाँ पे डायग्राम निकालता हूँ। ओके, यहाँ पे जो फर्स्ट बिल्डिंग है, यहाँ पे जो फर्स्ट बिल्डिंग है वो मैं उसका हाइट में AB कंसीडर करता हूँ। ओके, फिर बाद में हम लोग क्या करेंगे, दूसरा बिल्डिंग भी निकालेंगे। ओके, हम लोग क्या करेंगे, दूसरा बिल्डिंग भी निकालेंगे और उस बिल्डिंग का हाइट मैं CD कंसीडर करता हूँ। उस बिल्डिंग का हाइट में CD कंसीडर करता हूँ। ओके बच्चों, लेकिन वहां पे मैंने क्या पढ़ा कि दो बिल्डिंग के बीच में एक रोड है, उसका विड्थ 12 मीटर है। इसका मतलब ये जो BD है ना, BD, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, विड्थ, वो है 12 मीटर। ओके, तो यहाँ पे मैं 12 मीटर मेंशन करता हूँ। ओके, इतना आपको समझ में आया। दो बिल्डिंग AB और CD एक दूसरे को फेस कर रहे हैं और उनके बीच में जो विड्थ है वो है 12 मीटर। फिर बाद में वो लोग ने क्या बोला है, फ्रॉम द टॉप ऑफ फर्स्ट बिल्डिंग विच इज 10 मीटर है। मतलब पहला जो बिल्डिंग है उसका हाइट क्या दिया है, 10 मीटर दिया है और द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकेंड इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। और एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकेंड, ये जो C है, टॉप ऑफ द सेकेंड, इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। लेकिन वो 60 डिग्री कहां से एंगल बना रहा है, तो उसके लिए मैं ये AC ज्वाइन करूंगा। देखो बोला क्या है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ सेकेंड बिल्डिंग इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। इसका मतलब इस टॉप से, फर्स्ट बिल्डिंग के टॉप से लेके सेकेंड बिल्डिंग का टॉप जो C है वो क्या बना रहे, 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहे। मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए हमें ये जो डिस्टेंस है वो परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा। ओके, ये क्या, ये जो डिस्टेंस है वो परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लेवल है। एम क्या रहेगा हमारे लिए, एम हमारे लिए रहेगा हॉरिजॉन्टल लेवल। ओके बच्चों, एम क्या रहेगा हमारे लिए, हॉरिजॉन्टल लेवल। तो इसीलिए मैंने ये एम जो है वो हॉरिजॉन्टल लेवल बनाया जो BD को पैरेलल रहेगा, जो BD को पैरेलल रहेगा। एम क्या रहेगा, BD को पैरेलल रहेगा क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। ओके, तो अब हम लोग आगे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे जो AB है वो भी परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड सरफेस है और ये जो CD है वो भी परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड सरफेस है क्योंकि ये दोनों बिल्डिंग है तो ग्राउंड सरफेस को तो परपेंडिकुलर ही रहेंगे। और एम जो है वो CD को परपेंडिकुलर हम लोग ने निकाला है। ओके,
तो अगर ये हॉरिजॉन्टल लेवल है एम, तो हमारा जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो लाइन ऑफ विजन हम लोग के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन किसके लिए बन रहा है, एसी लाइन ऑफ विजन के लिए बन रहा है। ओके, तो हमारा जो लाइन एंगल ऑफ एलिवेशन है वो एसी और एम के बीच में रहेगा और वो रहेगा 60 डिग्री। ओके बच्चों, देखो फ्रॉम द टॉप ऑफ फर्स्ट बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ सेकंड बिल्डिंग, तो लाइन ऑफ विजन क्या हुआ, एसी, और एम हम लोग ने परपेंडिकुलर निकाला लेकिन वो हॉरिजॉन्टल लेवल है, तो एसी और एम के बीच में जो एंगल बनेगा वो रहेगा हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन, जो कि है 60 डिग्री। ओके बच्चों, फिर बाद में हम लोग क्या करेंगे, अभी ये सब रिप्रेजेंट करेंगे। लेट ए बी एंड सी डी represent the height of two buildings, the height of two buildings, the height of two buildings। ओके, वो क्या है, हाइट ऑफ टू बिल्डिंग्स, और हमें ये जो विड्थ है वो हमें मालूम है, and BD be the width of road between two buildings, between two buildings। ओके, BD क्या है, width of road between two buildings। ओके, फिर बाद में हम लोग जो हाइट और विड्थ है उसको मेंशन करेंगे। ओके, सो लेंथ ऑफ ए बी दैट इज हाइट ऑफ फर्स्ट बिल्डिंग इज 10 मीटर एंड लेंथ ऑफ बी डी इज इक्वल टू 12 मीटर दैट इज द विड्थ ऑफ द रोड। ओके, फिर बाद में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ड्रॉ ए एम, ड्रॉ segment AM परपेंडिकुलर टू सेगमेंट CD, जो हम लोग ने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है लेकिन वो हॉरिजॉन्टल लेवल रहेगा। ओके, फिर बाद में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, देयरफॉर एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू एंगल CAM इज इक्वल टू 60 डिग्री। ओके बच्चों, एंगल ऑफ एलिवेशन हम लोग को क्या मिला, CAM दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। ओके, फिर बाद में हमें ये 60 डिग्री तो मिला है। ओके, CAM 60 डिग्री है, लेकिन अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो ABDM है उसको हम लोग रेक्टेंगल दिखाएंगे। ओके, इसीलिए हम लोग यहाँ पे पहले मेंशन करेंगे in quadrilateral ABDM angle B is equal to angle D is equal to what, 90 degree, and angle M is also 90 degree। okay, because of construction हम लोग ने AM को परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है लेकिन सेगमेंट CD पे ड्रॉ किया है। ओके बच्चों, फिर बाद में अभी हम लोग को अगर आप देख पा रहे होंगे कि ABDM इसमें हमें B एंगल 90 मिला, D एंगल 90 मिला, M एंगल 90 मिला, लेकिन अभी जो रिमेनिंग एंगल हम लोग का रहेगा वो भी 90 रहेगा, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल का टोटल एडिशन सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज व्हाट, 360 डिग्री। तो ये 90 90 90 270 हो गया, तो बचा हुआ कितना रहेगा, 90 रहेगा। इसीलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री, और यहां पे मैं रीजन लिखूंगा रिमेनिंग एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, रिमेनिंग एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ओके, यहां पे मैंने क्या लिखा, रिमेनिंग एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ओके, तो हमारा जो ये ABDM है वो अभी क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा रेक्टेंगल।
ABDM क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल, क्योंकि इसमें देखो रेक्टेंगल बनेगा, स्क्वायर तो बन नहीं सकता, ये रेक्टेंगल बनेगा क्योंकि ये 10 है ये 12 है अनइक्वल साइड से, तो ये हमारा ABDM जो है वो अभी क्या बन गया, रेक्टेंगल। ओके, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हमें फाइंड क्या करना है, अगर ये हमारा रेक्टेंगल बन गया तो अभी हम लोग AB और DM को इक्वल दिखा सकते हैं और BD और AM को इक्वल दिखा सकते हैं। तो हम लोग, मैं यहाँ पे लिखता हूं therefore AB इज इक्वल टू DM इज इक्वल टू 10 मीटर। ओके, और दूसरा कौन सा पेयर बचा, AM और BD, AM इज इक्वल टू BD इज इक्वल टू 12 मीटर। ओके, AM इज इक्वल टू BD इज इक्वल टू 12 मीटर, मतलब अभी हमें यहाँ पे ये भी 10 मिला और यहाँ पे 12 मिला। ओके, तो अभी हमें AM तो 12 मीटर मिला है, ओके, DM तो 12 मीटर मिला है, लेकिन हमें अभी CD पूरा फाइंड करना है, टॉप हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो अगर DM अगर 10 मिला है तो हमें CM भी फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि CD अगर फाइंड करना है तो हमें CM प्लस MD करना पड़ेगा। लेकिन अगर खाली हम लोग को MD 10 मिला है तो ये सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि CM भी फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, CM को फाइंड करने के लिए हम लोग CAM राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, क्योंकि ये भी 90 डिग्री है, तो CAM 90 डिग्री लेंगे। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल CAM। ओके, जो हम लोग, मैं क्या करूंगा यहाँ पे tan 60 लूंगा, यहाँ पे tan 60 लूंगा, क्योंकि tan 60 क्या रहेगा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट साइड। तो हमारा अपोजिट आएगा CM अपॉन एडजेसेंट आएगा AM। ओके बच्चों, लेकिन हमें जो tan 60 का वैल्यू है वो हमें मालूम है, वो है √3, और CM हमें फाइंड करना है, तो CM को मैं वैसे के वैसे लिखता हूं, और AM हमारा जो है वो हमें अभी यहाँ पे मिल गया, कितना है, 12 मीटर। ओके, तो हमारा जो CM है, अभी मैं यहाँ पे लिखता हूं, तो हमारा जो CM है वो मिला हमें 12 इंटू √3, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 12 इंटू √3। लेकिन 12 इंटू √3, 12 तो वैसे ही लिखना है, लेकिन √3 का वैल्यू हमें मालूम है 1.73। ओके, अगर हम लोग 1.73 को 12 से मल्टीप्लाई करते, अभी देखो इसकी एक्चुअली ज़रूरत नहीं है, इसका मल्टीप्लिकेशन अगर आपने नहीं किया तो भी चलेगा, एग्जाम में वैसे के वैसे लिखो। तो CM हमें क्या मिला, 12 √3, तो यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, 12 √3। ओके, तो हम लोग अभी क्या करेंगे, CD फाइंड करना है, तो CM और MD को ऐड करेंगे, therefore CD इज इक्वल टू CM प्लस DM। CM प्लस DM लिखेंगे क्योंकि ये तीनों भी एक ही लाइन पे है, CM और D ये तीनों भी एक ही लाइन पे। ओके, तो हमारा जो CD है वो आएगा CM दैट इज 12 √3 प्लस 10। ओके, तो मैं यहाँ पे फाइनल आंसर लिखता हूँ 10 प्लस 12 √3 मीटर्स। तो यही हमारी सेकेंड बिल्डिंग की हाइट रहेगी CD। ओके, देयरफॉर मैं यहाँ पे लिखता हूँ द हाइट ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग, द हाइट ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग इज 10 प्लस 12 √3 मीटर्स, और यही हमारा फाइनल आंसर है। ओके बच्चों, तो ऐसे करके हमारा जो ये थर्ड प्रॉब्लम है 6.2 का, वो भी अभी कंप्लीट होता है। ओके बच्चों, तो हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप प्लीज इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। ओके, तो बच्चों हमारा जो फोर्थ प्रॉब्लम है वो है 2 poles of heights 18 मीटर and 7 मीटर are erected on the ground
the length of the wire fastened at their tops is 22 meter, then find the angle made by the wire with the horizontal. Okay, तो यहाँ पे हमें क्या दिया है कि दो पोल्स है जो ग्राउंड पे इरेक्ट है, मतलब वो भी परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड रहेंगे। दो पोल्स है वो इरेक्ट है, एक पोल का हाइट 18 मीटर है और दूसरे पोल का हाइट 7 मीटर है। ओके, मतलब अनइक्वल हाइट्स के दो पोल है और जो लेंथ ऑफ द वायर है फास्टन एट देयर टॉप्स, मतलब अगर ये छोटा वाला अगर ये छोटा वाला पोल है और ये अगर बड़ा वाला पोल है तो इसके टॉप पे और इसके टॉप पे, दोनों टॉप पे जो वायर है वो फास्टन किया है। ओके, यहाँ पे नट बोल्ट्स रहेंगे, यहाँ पे भी नट बोल्ट्स रहेंगे, तो इन दोनों के बीच में एक वायर टाई किया हुआ है। वो टाई कैसे रहेगा? इंक्लाइन रहेगा। समझ में आ रहा है बच्चों? तो ये जो दो पोल्स है, ओके, तो हम क्या करेंगे, पहले इसका डायग्राम निकाल लेते तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे पहले दो पोल्स बनाता हूं। ओके, ऑफ हाइट 7 मीटर एंड 8 मीटर, ऑफ हाइट 7 मीटर एंड 8 मीटर। तो यहाँ पे मैं पहले छोटा वाला 7 मीटर वाला पोल निकाला मैंने, और समझो ये सेकेंड पोल है, उसका हाइट है 18 मीटर, उसका हाइट है 18 मीटर। इसको मैंने नेमिंग किया सीडी। ए बी छोटा पोल है, सीडी बड़ा पोल है। ए बी का हाइट है 7 मीटर और सीडी का हाइट है 18 मीटर। ओके, अभी ये क्या रहेगा, बीडी उन दो पोल्स के बीच का डिस्टेंस रहेगा। ओके, उन दो पोल्स के बीच का डिस्टेंस रहेगा। यहाँ पे एंगल बी 90 डिग्री रहेगा और एंगल डी भी 90 डिग्री रहेगा। ओके, हमें क्या पूछा है, हमें क्या इंफॉर्मेशन दिया है, द लेंथ ऑफ द वायर फास्टन एट देयर टॉप्स। अभी छोटे पोल का टॉप क्या है, ए है, और बड़े पोल का टॉप क्या है, सी है, और उनके बीच में जो वायर है वो 22 मीटर है। ओके, वो कितना है, 22 मीटर है। तो मैं यहाँ पे AC को ज्वाइन करता हूँ, यहाँ पे AC को ज्वाइन करता हूँ, तो ये जो AC रहेगा ना वो वायर का लेंथ रहेगा। ओके, जो AC रहेगा वो वायर का लेंथ रहेगा। लेकिन हमें पूछा क्या है, फाइंड द एंगल मेड बाय द वायर विद द हॉरिजॉन्टल। तो ये वायर ने हॉरिजॉन्टल से कौन सा एंगल बनाया है वो हमें निकालना है। तो मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल निकालता हूँ, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, हॉरिजॉन्टल निकालूंगा। लेकिन ये जो हॉरिजॉन्टल है वो भी परपेंडिकुलर टू CD रहेगा। जो AM है वो भी CD को क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। ओके बच्चों, तो ऐसे करके आपको डायग्राम समझ में आया। ओके, मैं वापस एक्सप्लेन करता हूँ। AB छोटा पोल है, CD बड़ा पोल है। AB का हाइट 7 मीटर है, CD का हाइट 18 मीटर है, और छोटे पोल के टॉप पे और बड़े पोल के टॉप पे इन दोनों के बीच में एक वायर फास्टन किया है जो 22 मीटर्स लेंथ का है, मतलब AC यहाँ पे 22 मीटर है। ओके, लेकिन हमें जो एंगल फाइंड करने के लिए बोला है वो क्या है, एंगल मेड बाय द वायर। तो वायर ने हॉरिजॉन्टल से कौन सा एंगल बनाया। ओके, तो वो एंगल हम लोग को मालूम नहीं है, हमें मालूम नहीं है, तो वो हम लोग थीटा कंसीडर करेंगे। ओके, मतलब यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है, हमें थीटा फाइंड करना है। समझ में आ रहा है बच्चों? तो अभी हम लोग आगे क्या करेंगे, ये पूरे जो डायग्राम मैंने निकाला है उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, लेट AB एंड CD be the heights of two poles, heights of two poles। ओके, और लेंथ ऑफ द वायर भी दिया है, एंड AC be the लेंथ ऑफ द वायर। ओके, तो यहाँ पे मैं पहले यहाँ पे लेंथ लिखता हूँ। छोटा जो पोल है AB,
उसका लेंथ है 7 मीटर। बड़ा जो पोल है सी डी, उसका लेंथ है 18 मीटर। और जो हमारा जो वायर है एसी, उसका लेंथ है 22 मीटर्स। ओके, इतना इंफॉर्मेशन हमें दिया हुआ है। फिर बाद में हम लोग क्या करेंगे, देखो इसको पहले जैसे हम लोग ने पिछले प्रॉब्लम में एबीडीएम को रेक्टेंगल प्रूव किया था, वैसे ही अभी हम लोग इस प्रॉब्लम में भी एबीडीएम को रेक्टेंगल प्रूव करेंगे। तो वही स्टेप्स आपको फॉलो करने। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन quadrilateral ABDM, in quadrilateral ABDM, angle B is equal to angle D is equal to 90 डिग्री, क्योंकि पोल्स ग्राउंड सरफेस को परपेंडिकुलर है। ओके, फिर बाद में हम लोग लिखेंगे एंगल M इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि वो हमारा कंस्ट्रक्शन है, वो हम लोग ने कंस्ट्रक्शन किया है। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की जगह पे मैं मेंशन करता हूँ सेग AM इज परपेंडिकुलर टू सेग CD, क्योंकि हम लोग ने वो पहले मेंशन नहीं किया, तो हम लोग यहाँ पे मेंशन करते हैं। ओके, फिर बाद में एंगल जो A है बच्चा हुआ वो रहेगा 90 डिग्री। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, रिमेनिंग एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, जैसे पिछले प्रॉब्लम में किया था वैसे ही आपको करना है, रिमेनिंग एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, रिमेनिंग एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ओके, तो ऐसे करके हमारा जो एबीडीएम है वो अभी क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा। देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल एबीडीएम इज व्हाट, रेक्टेंगल। ओके बच्चों, इधर तक समझ में आया? तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों साइड्स को, अपोजिट साइड्स को इक्वल दिखाएंगे। ए बी और डीएम, या ए बी और डीएम को इक्वल दिखाएंगे यहाँ, इसीलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए बी इज इक्वल टू डीएम इज इक्वल टू, ए बी कितना है 7 मीटर, तो डीएम भी कितना आएगा 7 मीटर ही। यहाँ पे लिखेंगे अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल, अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल। ओके बच्चों, फिर बाद में अभी हम लोग को ये भी 7 मीटर मिला, अभी हम लोग को एम डी ये भी 7 मीटर मिला, लेकिन अभी हमें सी एम भी फाइंड करना है। ओके, सी एम भी फाइंड करना है, लेकिन हमें सी डी दिया हुआ है। तो अगर हमें सी एम फाइंड करना है और हमें हमारे पास सी डी और एम डी है, देखो एम डी कितना है 7 मिला हमें, लेकिन हमारा जो सी डी है, हमारा जो सी डी है वो कितना है, वो टोटल 18 मीटर है। तो हम लोग को सीएम अगर निकालना है तो हम लोग को सीडी में से एमडी को माइनस करना पड़ेगा, तो 18 में से 7 को माइनस करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं यहाँ पे स्टेप लिखूंगा, बट सीडी इज इक्वल टू व्हाट, सीएम प्लस एमडी, या डीएम भी लिख सकते हैं, हम लोग डीएम लिखते हैं क्योंकि हम लोग ने पहले डीएम मेंशन किया है। ओके, यहाँ पे रीजन लिखना है सी एम और डी ये तीनों भी एक ही लाइन पे कोलिनियर है। सीडी का डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 18, सीएम कितना दिया है, सीएम हमें फाइंड करना है, सीएम हमें मालूम नहीं है, डीएम कितना है 7 मीटर है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, 7 को राइट में लेफ्ट में शिफ्ट करो तो वो हो जाएगा 18 माइनस 7 इज इक्वल टू सीएम। तो ऐसे करके 18 माइनस 7 मिलेगा हमें 11, तो हमें सीएम कितना मिला 11 मिला। ओके बच्चों, तो 11 क्या है, यूनिट क्या है हमारे मीटर्स में, तो सीएम का यूनिट क्या रहेगा 11 मीटर, सीएम का आंसर क्या रहेगा 11 मीटर। तो हमें ऐसे करके ये भी 11 मीटर मिला। ओके, लेकिन हमें क्या फाइंड करना है, हमें तो थीटा फाइंड करना है, हमें क्या फाइंड करना है, हमें थीटा फाइंड करना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल। देखो यहाँ पे ये सी एम ए ये भी 90 डिग्री होगा, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल सी ए एम। ओके, इन राइट एंगल ट्रायंगल सी ए एम
अभी हम लोग क्या करेंगे, थीटा फाइंड करना है तो हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं साइन थीटा। क्यों करना है वो अभी हम लोग देखेंगे। देखिए साइन थीटा, अगर थीटा फाइंड करना है तो हम लोग ने अगर रेशियो लिया साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। अपोजिट हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है और हाइपोटेन्यूस ये भी हमारे पास अवेलेबल है, इसीलिए मैंने साइन थीटा लिया। ओके, तो यहाँ पे सीएम क्या है, 11 है। ओके, और एसी जो है वो है 22। ओके, तो 11 अपॉन अगर 22 करते तो हमें मिलेगा 1/2। 11 1 11, 11 2 22। ओके, तो ऐसे करके हमें जो साइन थीटा मिला वो रहेगा हाफ। लेकिन हमें मालूम है कि साइन ऑफ विच एंगल इज हाफ, साइन ऑफ 30 इज हाफ। ओके, साइन ऑफ 30 इज हाफ। तो अगर हम लोग इन दोनों स्टेटमेंट को अगर कंपेयर करते हैं तो हमें यहाँ पे राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल मिलेगा। देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, साइन 30। तो ऐसे अगर हम लोग यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कंपेयर करते हैं तो हमें जो थीटा का वैल्यू है वो मिलेगा 30 डिग्री। तो ऐसे करके हमने क्या फाइंड किया, थीटा एंगल फाइंड किया, जो एंगल मेड बाय द वायर विद द हॉरिजॉन्टल है। तो यहाँ पे हम लोग आंसर लिखेंगे देयरफॉर एंगल मेड बाय द वायर, एंगल मेड बाय द वायर with the horizontal is what, 30 डिग्री। ओके, तो ऐसे करके हमारा जो फोर्थ प्रॉब्लम है वो भी अभी कंप्लीट होता है। ओके बच्चों, तो आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। अगर कुछ डाउट रहेंगे तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो। ओके, तो बच्चों हमारा जो फिफ्थ प्रॉब्लम है वो है अ स्टॉर्म ब्रोक अ ट्री एंड द ट्री टॉप रेस्टेड 20 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, देन यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। ओके, तो बच्चों यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पहले देखिए यहाँ पे दिया क्या है, अ स्टॉर्म ब्रोक अ ट्री। ओके, स्टॉर्म की वजह से एक ट्री ब्रेक हो गया है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, suppose this is the height of the tree। okay, suppose this is the height of the tree। तो समझो ये अगर ट्री है तो वो ब्रेक हो रहा है, लेकिन जब वो ब्रेक हो रहा है तो उसका जो ट्री टॉप है, मतलब ये जो टॉप है, वो ट्री टूटने के बाद वो टॉप जो है वो 20 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री जाके गिरेगा। मतलब देखो क्या होता है, समझो ये इतना ट्री है। ओके, तो अगर वो इस पॉइंट से कहीं पे टूटता है, वो अगर इस पॉइंट से कहीं पे टूटता है, तो अगर उसका अपर पार्ट है, ये अगर उसका अपर पार्ट है, तो इसका पार्ट, अपर पार्ट कैसे गिरेगा, वो ऐसे गिरेगा। ओके, और वो ग्राउंड के सरफेस को ऐसे इंक्लाइन जाके गिरेगा और हॉरिजॉन्टल से वो 60 डिग्री एंगल बनाएगा। और जो ट्री का फुट रहेगा और ट्री का टॉप, इसके बीच में देखो टॉप अभी आके, ये अगर समझो टॉप है तो वो टॉप आके ऐसे गिरेगा, तो ये जो टॉप है वो जमीन पे ऐसे रहेगा। तो इसके बीच में और इसके बीच में ये जो डिस्टेंस है वो 20 मीटर रहेगा। देखो यहाँ से टूट गया, यहाँ से टूट गया और टॉप ऐसे आके गिरा, फिर बाद में ये जो पॉइंट है और ये जो फुट है ट्री का, इनके बीच का जो डिस्टेंस रहेगा वो 20 मीटर रहेगा। और ये जो एंगल बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन, वो रहेगा 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। ओके, तो अभी मैं डायग्राम निकालता हूं तो आपको और इजीली समझ में आएगा। ओके, देखिए ये मैंने ट्री का हाइट मेंशन किया AB। ओके, सपोज पॉइंट सी से अगर ये टूट गया, ओके, पॉइंट सी से अगर ये टूट गया तो ये AC जो पार्ट है, AC पार्ट, वो जमीन पे यहाँ पे ऐसे आके गिरेगा, जमीन पे यहाँ पे ऐसे आके गिरेगा। तो सपोज ये जो अपर पार्ट टॉप है ट्री का, वो अगर नीचे आके अगर गिरता है, ऐसे आके गिरता है, तो ये जो पॉइंट रहेगा D, वो अभी ग्राउंड सरफेस पे। ओके, तो यहाँ पे मैं BD ज्वाइन कर लेता हूँ।
तो वो लोग ने क्या बोला है, कि ट्री टॉप रेस्टेड, ट्री टॉप, अभी ट्री टॉप कहाँ पे है, गिर जाने के बाद ट्री टॉप डी पॉइंट पे, तो 20 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री। तो ये जो पॉइंट है फुट ट्री का, वो कितने डिस्टेंस पे है, 20 मीटर्स पे है। किससे, ट्री टॉप जो रेस्ट हुआ है। ओके बच्चों, अभी आपको डायग्राम इजीली समझ में आया होगा। और अभी ये जो है ट्री तो हमेशा परपेंडिकुलर रहता है, तो ये 90 डिग्री रहेगा। ओके, लेकिन यहाँ पे एंगल क्या बना है, ट्री टॉप ने जब गिरने के बाद जो एंगल बना है वो कौन सा है, वो 60 डिग्री है विद द हॉरिजॉन्टल, तो ये क्या रहेगा 60 डिग्री। ओके, लेकिन ये तो एसी, ये तो ब्रोकन पार्ट है जो बाद में जाके सीडी हो जाएगा गिरने के बाद, तो ये दोनों इक्वल रहेंगे, एसी और सीडी ये दोनों इक्वल रहेंगे। ओके, एसी और सीडी ये दोनों इक्वल रहेंगे। ओके बच्चों, तो अभी ये मैं सब रिप्रेजेंट करता हूं। तो मैं यहां पे लिखता हूं, लेट ए बी represents the height of the tree, the height of the tree, the AB represents the height of the tree. Okay, suppose tree is broken at point C such that it rests at point D on surface of ground then जो एंगल CDB है, जो हॉरिजॉन्टल के साथ वो बनाएगा डी पॉइंट, वो रहेगा 60 डिग्री CDB, और बेस ऑफ द ट्री मतलब फुट, ट्री का फुट बी से लेके जो ट्री टॉप अभी रेस्ट हुआ है उधर तक का डिस्टेंस कितना बोला है वो लोग ने, 20 मीटर्स, वो सब यहाँ पे प्रॉब्लम में मेंशन है। ओके बच्चों, तो अभी हमें आगे क्या करना है, देखिए आपको हाइट फाइंड करनी है, आपको क्या करनी है, हाइट फाइंड करनी है AB, लेकिन हाइट AB कैसे मिलेगी आपको, AC और BC का एडिशन करके मिलेगी। कैसे मिलेगी, AC और BC का एडिशन करके मिलेगी। तो हमें BC फाइंड करना है पहले, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या लिखेंगे, इन राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा लेंगे, CDB लेंगे, इन राइट एंगल ट्रायंगल CDB। हम लोग क्या करेंगे, पहले tan फाइंड करेंगे, tan ऑफ 60 फाइंड करेंगे। देखिए tan ऑफ 60 क्यों फाइंड कर रहा हूं मैं, क्योंकि हम लोग को अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड मिलेगा, एडजेसेंट साइड ऑलरेडी दिया हुआ है तो अपोजिट हम लोग को मिल सकता है, तो इसीलिए मैं tan 60 करूंगा यहाँ पे। बच्चों आपको सोचना है कि आपको कौन सा रेशो लेना है, क्या फाइंड करना है, उसके हिसाब से रेशो लेना है आपको। ओके, tan 60 का जो वैल्यू है वो है √3, BC हमें मालूम नहीं है, BC हमें फाइंड करना है, BD हमें 20 मीटर्स दिया है, तो हमें जो BC मिलेगा ना वो रहेगा 20√3, हमें जो BC मिलेगा वो रहेगा 20√3 मीटर्स। ओके, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, ऑल्सो cos ऑफ 60, हम लोग यहाँ पे cos 60 लेने वाले, तो cos 60 इज इक्वल टू, cos 60 क्या है, एडजेसेंट साइड ऑफ 60 डिग्री दैट इज BD डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस दैट इज CD। सो cos 60 क्या आएगा, हाफ, cos 60 का वैल्यू क्या होता है, हाफ, इज इक्वल टू BD क्या है हमारा, BD हमें 20 है, BD हमारा 20 है, CD हमें फाइंड करना है, यहाँ पे मैंने CD लिखा। अभी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 1 इंटू CD इज इक्वल टू 2 इंटू 20, तो 1 इंटू CD इज इक्वल टू 2 इंटू 20 इज 40, तो ये हो गया 40 मीटर्स। अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ आगे का। ओके, तो CD हमें क्या मिला, 40 मीटर्स मिला, लेकिन हमारा जो AC है, जो ब्रोकन पार्ट है वो CD से इक्वल रहेगा, जो ब्रोकन पार्ट है AC CD से इक्वल रहेगा, इसीलिए हमें AC भी क्या मिलेगा, AC भी हमें 40 मीटर्स मिलेगा।
ओके, AC क्या मिलेगा 40 मीटर्स मिला है। लेकिन अभी हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड हमें AB फाइंड करना है, हाइट ऑफ द ट्री। देयरफॉर AB इज इक्वल टू AC प्लस BC। ओके, यहाँ पे रीजन लिखना है ACB आर कोलिनियर पॉइंट। ओके, देयरफॉर AB इज इक्वल टू AC हमारा 40 है और BC हमारा 20√3 है। ओके, तो ऐसे करके हमें जो आंसर मिलेगा वो रहेगा AB इज इक्वल टू 40 प्लस 20√3 मीटर्स। ओके, वही हमारा हाइट है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे देयरफॉर द हाइट ऑफ द ट्री इज द हाइट ऑफ द ट्री इज 40 प्लस 20√3 मीटर्स। ओके, यही हमारा फाइनल आंसर रहेगा। ओके, तो ऐसे करके बच्चों हमारा जो 5th प्रॉब्लम है वो भी अभी कंप्लीट होता है। अगर आपको कुछ डाउट्स रहेंगे तो आप कमेंट सेक्शन में डालो। ओके, समझ में आया तो अभी स्क्रीनशॉट निकाल लो। ओके, तो बच्चों यहाँ पे हमारा जो 6th प्रॉब्लम है, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज tied at the ground, it makes an angle of 60 degree with the ground, assuming that the string is straight, find the length of the string। ओके, तो अभी मैं ये प्रॉब्लम पहले आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ओके बच्चों, कंसीडर करो कि हमारी जो काइट है वो यहाँ पे फ्लाई हो रही है, वो यहाँ पे फ्लाई हो रही है। ओके, और अज्यूम करके चलो कि ये एक स्ट्रिंग है, ये एक स्ट्रिंग है। ओके, और ये जो स्ट्रिंग है वो बॉटम पे ग्राउंड पे यहाँ पे टाई किया हुआ है। ओके बच्चों, अगर आपने कभी पतंग उड़ाया होगा ना तो आपको मालूम है कि कभी भी ये जो स्ट्रिंग है वो कभी स्ट्रेट नहीं रहता है, वो कभी भी स्ट्रेट नहीं रहता, वो हमेशा कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा ही। उड़ते वक्त ये स्ट्रिंग कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा। लेकिन यहाँ पे वो लोग ने स्टेटमेंट दिया है अज्यूमिंग दैट द स्ट्रिंग इज स्ट्रेट, तो आपको ये जो स्ट्रिंग है वो स्ट्रेट ही लेना है, आपको स्ट्रिंग है वो स्ट्रेट ही लेना है। ओके बच्चों, ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे उसका डायग्राम निकालता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अभी उसका डायग्राम निकालता हूँ। ओके, वो लोग ने क्या बोला है कि काइट फ्लाई हो रही है। ओके, तो मैं कंसीडर करता हूँ कि ये पॉइंट ए है, वहां पे काइट फ्लाई हो रही है, इस पॉइंट पे काइट फ्लाई हो रही है, और यहाँ पे जो पॉइंट है वो सी है। ओके, और जो काइट की हाइट है, जिस हाइट पे काइट फ्लाई हो रही है, वो हाइट हम लोग ए बी कंसिडर करते हैं, वो हाइट हम लोग ए बी कंसिडर करते हैं। मतलब हमारा जो BC रहेगा ना वो रहेगा ग्राउंड सरफेस, हमारा जो BC रहेगा वो रहेगा ग्राउंड सरफेस, हमारा जो BC रहेगा वो रहेगा ग्राउंड सरफेस। ओके बच्चों, हमारा जो BC रहेगा वो रहेगा ग्राउंड सरफेस। काइट ए पे फ्लाई हो रही है, ए पॉइंट के इधर, काइट ए पॉइंट के इधर फ्लाई हो रही है, सी के यहाँ पे स्ट्रिंग को टाई किया हुआ है, AC हमारा स्ट्रिंग है। ओके, और BC हमारा ग्राउंड सरफेस है। ओके, तो काइट अगर ए पे फ्लाई हो रही है तो ग्राउंड से लेके काइट तक का जो डिस्टेंस रहेगा वो AB रहने वाला है, और ये जो B एंगल रहेगा वो परपेंडिकुलर रहेगा, क्योंकि काइट अगर ए पॉइंट पे तो AB जो डिस्टेंस रहेगा वो परपेंडिकुलर टू ग्राउंड सरफेस रहेगा। ओके, क्योंकि हाइट हमेशा परपेंडिकुलर रहती है। ओके, तो ऐसा करके मैंने आपको अभी समझा दिया प्रॉब्लम। ओके, तो हम लोग अभी उसे लिखते हैं। तो हम लोग पहले क्या लिखेंगे, लेट AB रिप्रेजेंट्स the height of kite from the ground surface, ओके, फिर बाद में हम लोग आगे लिखेंगे AC
is the length of the string. AC is the length of the string, and kite is flying at point A. पॉइंट ए। अभी हमें वो लोग ने डेटा क्या दिया है, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। इसका मतलब हमारा जो ए बी रहेगा वो रहेगा 60 मीटर। ओके, द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टाइड एट द ग्राउंड, वो पॉइंट सी है। इट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड, तो ये ग्राउंड सरफेस है, तो जो स्ट्रिंग है वो ग्राउंड सरफेस से 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बनाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर लेंथ ए बी, जो कि हाइट है काइट का, वो हमें दिया है 60 मीटर। ओके, वो दिया है 60 मीटर, एंड एंगल ऑफ एलिवेशन, देयरफॉर एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, AC और BC के बीच में, एंगल ऑफ एलिवेशन दैट इज एंगल ACB इज इक्वल टू 60 डिग्री। ओके बच्चों, तो ये इंफॉर्मेशन हमें दिया हुआ है। स्ट्रिंग को तो हमें स्ट्रेट ही कंसीडर करना है, तो हमें स्ट्रिंग का लेंथ फाइंड करना है। तो स्ट्रिंग हमारे लिए क्या है, AC है, जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, AC इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ओके बच्चों, तो अगर आपको AC फाइंड करना है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आपको यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग साइन 60 लेते, साइन ऑफ 60 डिग्री लेते, तो हमारे पास अपोजिट साइड है, तो हमें खाली हाइपोटेन्यूस फाइंड करना पड़ेगा, मतलब AC मिल सकता है हमें। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, ABC साइन ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। अपोजिट साइड इज AB, हाइपोटेन्यूस इज AC। लेकिन साइन ऑफ 60 क्या होता है, वो होता है √3/2। ओके, और AB क्या हमें दिया है, 60 दिया है, AC हमें फाइंड करना है, जो कि है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो अभी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देयरफॉर √3 इंटू AC इज इक्वल टू 60 इंटू 2, तो हमें मिलेगा √3 इंटू AC इज इक्वल टू 120, तो हमें मिलेगा AC इज इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाय √3। ओके, फिर बाद में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है √3, उसे हम लोग रैशनलाइज करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 120 डिवाइडेड बाय √3 इंटू √3/√3। यहाँ पे रीजन लिखेंगे रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, यहाँ पे रीजन लिखेंगे रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। ओके, फिर बाद में AC को फाइंड करना है, तो अभी हम लोग आगे क्या करेंगे, 120 इंटू √3, वो हो जाएगा 120 इंटू √3, 120 √3 लिखेंगे। ओके, और √3 इंटू √3 हो जाएगा 3। उसके बाद ये 120 और 3 को डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 40, तो ये बन गया अभी 40 इंटू ये जो √3 बचा है वो वैसे के वैसे लिखना है। लेकिन √3 का वैल्यू हमें मालूम है 1.73, तो बच्चों जब आप इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो रहेगा 69.2 मीटर्स। ओके, आप मल्टीप्लाई करके देखो, आपको यही आंसर मिलेगा 69.2 मीटर्स। ओके, तो ऐसे करके हमें लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग मिलता है। देयरफॉर लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 69.2 मीटर। ओके, तो बच्चों ऐसे करके हमारा ये जो 6 प्रॉब्लम है वो भी अभी खत्म होता है। ओके, तो बच्चों ये जो प्रैक्टिस सेट 6.2 है उसमें से ना हर एक साल एक प्रॉब्लम तो आता ही है। ओके, पिछली साल ये जो प्रैक्टिस सेट 6.2 है वो रिडक्शन में था। ओके, वो रिडक्शन में था, इसीलिए इस प्रैक्टिस सेट में से इस साल
जो प्रॉब्लम आने के चांसेस है वो ज़्यादा से ज़्यादा है। कभी कभार इस पे ज़्यादा से ज़्यादा 3 मार्क्स के लिए प्रॉब्लम आते हैं और कभी कभार इस पे 4 मार्क्स के भी प्रॉब्लम आते हैं। ओके, तो बच्चों आपको ये प्रैक्टिस सेट आपको स्किप नहीं करना है। ओके, तो अगर आपको कुछ डाउट्स रहेंगे तो आप कमेंट सेक्शन में डालो, और अगर आपको अभी समझ में आया तो आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। ओके, तो अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अभी हम लोग मिलेंगे। ओके, बाय।